So today we will start with a very important topic, that is ली चटलियस principle. ली चटलियस principle अगर मैं definition बोलूँ तो it says that if any system in equilibrium is subjected to the change in concentration, temperature or pressure, then the equilibrium will shift in that direction as to undo the effect of change applied. क्या मतलब हुआ इसका कि मान लो मेरे पास कोई भी रिएक्शन है, रिएक्शन where A plus B react together to form C plus D. ठीक है, A प्लस बी क्या चीज़ है यहाँ पे, रिएक्टेंट, एंड C प्लस D क्या चीज़ है यहाँ पे, प्रोडक्ट्स. तो A प्लस बी आपस में रिएक्ट करके इनिशियली क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट. कुछ टाइम बाद C और D की कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि C एंड D ऑल्सो रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द रिएक्टेंट. तो अपर रिएक्शन इट इज़ द फॉरवर्ड रिएक्शन, और नीचे वाली रिएक्शन जहाँ पे सी और डी रिएक्ट करके है टू फॉर्म ए एंड डी, इट इज़ कॉल्ड एज द बैकवर्ड रिएक्शन. तो देर आर टू रिएक्शंस गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द बैकवर्ड रिएक्शन. ये जो एरो है ये वाला, ये क्या डिनोट कर रहा है, इट डिनोट्स द इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम मतलब जितने स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी ही स्पीड से क्या हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन. तो वी कैन से दैट रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. अब इस स्टेट पे जहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर है, रेट उनका बराबर है, अगर आप इस सिस्टम में कोई भी चेंज लाने की कोशिश करोगे तो इक्विलिब्रियम या रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जो उस चेंज को ख़त्म करने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन एज टू अनडू द इफेक्ट ऑफ द चेंज अप्लाइड. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रूम में बैठे हैं, ऐसे रूम में बैठे हैं जहाँ पे एसी लगा हुआ है. ठीक है, टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस है, और कैसा रूम है, बिल्कुल साइलेंट रूम है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. तो आप मान लो आपकी स्टेट में यहाँ पे यू आर इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है यहाँ पे. मान लो कोई आता है यहाँ पे और टेम्परेचर को मान लो 50 डिग्री सेल्सियस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, आप वैसे ही चेंजेस लाओगे कि वापस 50 डिग्री से कहाँ पहुँच जाए, 25 डिग्री. मतलब आप फैन ऑन कर दोगे, AC ऑन कर दोगे, ताकि टेम्परेचर बैक क्या हो जाए, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो जाए. ठीक है, दूसरा है कि रूम कैसा है, साइलेंट है, कोई आके यहाँ पे लाउड स्पीकर लगा देता है, तो आप फिर से डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप क्या करोगे, लाउड स्पीकर को जाके बंद कर दोगे ताकि फिर से क्या हो जाए, साइलेंस. वैसे ही रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो रिएक्शन कैसी है आपके पास, इट इज़ इन स्टेबल स्टेट. आप कोई भी चेंज लाने की कोशिश करोगे इस रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम या रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जहाँ पे वो उस चेंज को क्या करेगा, ख़त्म करने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो हम डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे. फर्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन का क्या क्या इफेक्ट होगा ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट. मान लो आपके पास कोई भी रिएक्शन है जहाँ पे रिएक्टेंट आर रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, और कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट आर ऑल्सो रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स. अब इस इक्विलिब्रियम स्टेट में इफ़ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दोगे तो रिएक्टेंट नहीं चाहेगा कि उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, तो रिएक्टेंट रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए. तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कब होगी रिएक्टेंट की, जब रिएक्शन किस में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. रिएक्टेंट रिएक्ट होकर क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे. तो हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, इफ़ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जहाँ पे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लग जाए. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कहाँ पे डिक्रीज होगी, जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, रिएक्टेंट. तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन. इज इट क्लियर. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लो आपके पास है FeCl3 फेरिक क्लोराइड, इट रिएक्ट विद HCN नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके ये वाला कॉम्प्लेक्स बना रहा है. इट इज़ येलो इन कलर एंड इट इज़ कलरलेस. तो इनिशियली जब कोई रिएक्शन नहीं हुई है, येलो और कलरलेस मिलके क्या बनाएगा, बहुत ही लाइट येलो कलर बनाएगा. जैसे ही रिएक्शन होना स्टार्ट हुई ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा और रेडिश ब्राउन, मतलब रिएक्शन का कलर डार्क होना स्टार्ट हो गया. ठीक है, अब कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, येलो और कलरलेस मिलके रेडिश ब्राउन आ गए और रिएक्शन का कलर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. अब मान लो इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हो, मतलब FeCl3
FeCl3 अगर आप डालते हो, मतलब येलो कलर का कंपाउंड आप और डाल रहे हैं, तो रिएक्शन क्या शिफ्ट होगी कि FeCl3 की कंसंट्रेशन कम हो जाए। कम कब होगी? जब ये रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये वाला कंपाउंड। जब ये वाला कंपाउंड होगा तो रिएक्शन का कलर क्या हो जाएगा, डार्क ब्राउन। तो इफ़ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ FeCl3, रिएक्शन का कलर ज़्यादा डार्क ब्राउन, मतलब ज़्यादा डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब जैसे आप रिएक्टेंट डालोगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। इसका अगर आप उल्टा लेंगे तो वो भी ठीक है। उल्टा मतलब अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी रिएक्शन। तो मतलब जितना भी कलर है वो डार्क कलर से लाइट कलर होना स्टार्ट हो जाएगा रिएक्शन का, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर येलो एंड मोर कलरलेस। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर। तो आपको पता है देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शंस। कौन कौन सी रिएक्शन होती है? एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जहाँ पे हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, जहाँ पे हीट निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एच की वैल्यू क्या लेते हैं? नेगेटिव। ठीक है, और एक और रिएक्शन है दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है आपके पास? डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, एक है आपके पास एक्सोथर्मिक और एक है आपके पास एंडोथर्मिक। आपने याद रखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और डेल्टा एच क्या आपके पास? पॉजिटिव। अब मान लो फिर से आपके पास कोई रिएक्शन है A+B फॉर्मिंग C+D। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कैसी है? एक्सोथर्मिक। अब आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मैं लिखती हूँ A+B फॉर्मिंग C+D और मैं लिखती हूँ रिएक्शन में साथ में डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, तो डेल्टा एच जो साथ में मैं नेगेटिव लिख रही हूँ ये किस चीज़ को डोनेट कर रहा है? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव बता रहा है, मतलब ये कैसी रिएक्शन है आपके पास? एक्सोथर्मिक। अगर मैं इसका रिवर्स ले लूँ C+D फॉर्मिंग A+D बैकवर्ड डायरेक्शन में ले लूँ, तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो हुई होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर एक्सो होगी तो बैकवर्ड रिएक्शन कैसी होगी? इट विल बी एंडोथर्मिक। तो इस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी आपके पास? पॉजिटिव। इज इट क्लियर? अब देखो, अगर आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। हीट एनर्जी रिलीज होने से रिएक्शन का टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो रिएक्शन का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मान लो दूसरी रिएक्शन है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली रिएक्टेंट्स ने, तो रिएक्शन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब अगर आपने किसी भी तरह रिएक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया है, इफ़ यू हैव डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर आपने रिएक्शन का डिक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ पे रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। रिएक्शन का टेम्परेचर किस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी आपके पास? फॉरवर्ड डायरेक्शन। आ रही बात समझ में? तो इफ़ द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज्ड, इट विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज। और टेम्परेचर किस तरफ इंक्रीज हो रहा है? इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब हेयर इन दिस केस रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर? सिमिलरली, इफ द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर रिएक्शन का इंक्रीज कर दिया जाए तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी? उस तरफ जहाँ पे टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। डिक्रीज कहाँ पे होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में इस केस में कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है? इट इज़ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस केस में रिएक्शन विल डिक्रीज इन द बैकवर्ड रिएक्शन ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड इन द फॉरवर्ड रिएक्शन ऑन डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। आप समझना इस कंसेप्ट को, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो हम जनरली क्या बोल सकते हैं कि exothermic reactions they are favored by low temperature, whereas endothermic reactions these are favored by the high temperature. For example, you have nitrogen reacting with hydrogen to form ammonia. यहाँ पे रिएक्शन में डेल्टा एच क्या लिखा है ब्रैकेट में? माइनस। माइनस मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए डेल्टा एच क्या है? माइनस। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसी है ये? इट इज़ एक्सोथर्मिक। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इट विल बी एंडोथर्मिक। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन अगला एक्सोथर्मिक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन से टेम्परेचर से फेवर होगी? इट विल बी फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। एंड बैकवर्ड रिएक्शन इट विल बी फेवर्ड बाय द हाई टेम्परेचर। अब आपको क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्शन में टेम्परेचर कितना होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया मिले?
ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन टू गिव मोल्ड यील्ड ऑफ अमोनिया। तो मोल्ड यील्ड ऑफ अमोनिया कहाँ पे आ रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन शुड बी केप्ट लो फॉर मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। इफ़ यू वांट टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, आप टेम्परेचर को क्या कर दो, हाई कर दो, रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक, और कहाँ हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। Now the effect of change in pressure on equilibrium state। सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिर्फ प्रेशर का इफेक्ट उन्हीं रिएक्शंस पे होता है जहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। अगर सॉलिड और लिक्विड में प्रेजेंट है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगेन मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है A + B, इट इज़ रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म C इज़ प्रोडक्ट। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स काउंट करें तो 1 मोल ऑफ A इज़ रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ B, तो 1 + 1 कितने हो गए, 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है और सिर्फ 1 मोल क्या है आपके पास, प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक आपके पास रिएक्शन है, मान लो ये है बॉक्स में A + B है और रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, C, मतलब ये है रिएक्शन। तो आपके पास यहाँ पे A भी है, B भी है, C भी है। अगर आप इस रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज कर दें, प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि आप चारों तरफ से प्रेशर लगा रहे हो इस रिएक्शन में। प्रेशर लगाने से मान लो ये इतना कम हो गया, ये चारों तरफ से प्रेशर लगा रहे तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, कम। तो वॉल्यूम क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज। इंक्रीज इन द प्रेशर डिक्रीजेज द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रही है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जा रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट थे, यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक आ गए। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगी अब यहाँ पे, इंक्रीज। तो प्रेशर के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिक्रीज। तो अगर मैं इस रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज कर दूँ तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। अब नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे 1 मोल है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। तो इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द रिएक्शन टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द अबव केस। आ रही है बात समझ में। इसी से उल्टा अगर मैं रिएक्शन का प्रेशर डिक्रीज कर दूं, इससे उल्टा कर दूं, अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर दूं तो जितनी इसकी वॉल्यूम थी वॉल्यूम इससे ज़्यादा बड़ी होगी, प्रेशर डिक्रीज हो गया, ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर दूर चले गया मॉलिक्यूल। अब इससे डिक्रीज इन द प्रेशर से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, यहाँ पे डिक्रीज हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो गए तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। तो अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूँ, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज। तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ इंक्रीज, यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो डिक्रीज इन द प्रेशर विल शिफ्ट द रिएक्शन टूवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन इन द अबव केस। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिक्रीज इन द प्रेशर decreases the number of moles per unit volume, it will shift the equilibrium towards more number of moles, और more number of moles क्या है यहाँ पे, it is in towards the backward direction की तरफ है in the above case। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास फिर से वही रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्टिंग अमोनिया। यहाँ पे टोटल कितने मोल्स हैं, 3 + 1 = 4 मोल्स, और यहाँ पे कितने मोल्स हैं, देयर आर द 2 मोल्स। तो इंक्रीज इन प्रेशर shift the equilibrium towards the lesser number of moles, increase in pressure shift the equilibrium towards lesser number of moles, मतलब forward direction, decrease in the pressure shift the equilibrium towards more number of moles, मतलब towards the backward direction। So this is the effect of pressure, very very important on the chemical equilibrium। Next is the effect of addition of the inert gas। inert gas कैसी गैस होती है, ऐसी गैस जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी कैसी गैसेज हैं, इनर्ट गैस। तो अगर आप किसी भी रिएक्शन में इनर्ट गैस डालते हैं तो वो या तो उसका प्रेशर इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अब हम देखते हैं कि इनर्ट गैस का जो इफेक्ट है वो 2 कंडीशन पे पड़ते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो व्हेन एन इनर्ट गैस इज एडिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर मैं इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है एक डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। डेफिनेट वॉल्यूम में A + B + C + D बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। इसमें मैंने कोई इनर्ट गैस डाल दी, मान लो Z।
इनर्ट गैस डालने से, मान लो अभी जेड नहीं डाली मैंने, ए बी सी डी है, ए बी सी डी कुछ प्रेशर एग्जर्ट करने होंगे इस कंटेनर में, ऊपर कुछ प्रेशर लग रहा होगा, मान लो पी। जैसे आपने जेड डाल दी, इसमें इनर्ट गैस डाल दी, इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में, टोटल प्रेशर क्या हो गया इसका, इंक्रीज। तो टोटल प्रेशर तो इंक्रीज हो गया, लेकिन हर एक गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर है दैट इज कॉल्ड एज द partial pressure. Partial pressure is the individual pressure exerted by the individual gas. टोटल प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन्स सेम। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन्स सेम तो देर इज नो अफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। आपने लर्न कर लेना है, इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन्स द सेम देर इज नो अफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हैज़ नो अफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब मान लो मेरा ये कंटेनर है, अगेन इसमें प्रेजेंट है ए बी सी और बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है ए बी सी। अब ये गैसेस कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, मान लो पी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। मुझे इनर्ट गैस ऐसी कंडीशंस में डालनी है, मान लो जेड इनर्ट गैस मैंने डाली ऐसी कंडीशंस पे जहाँ पे टोटल प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो जब मैं जेड डालती हूँ तो टोटल प्रेशर तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगी इस कंटेनर की, इंक्रीज, ताकि जितना भी प्रेशर एक्स्ट्रा हो उससे वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज। तो इंक्रीज इन द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर क्या कर देगा, इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। ये आ रही बात समझ में। प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए मैं सिर्फ इस नई कंटेनर में प्रेशर कांस्टेंट नहीं रख सकती, प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएंगी इसकी वॉल्स, ताकि अब वॉल्यूम क्या होगी यहाँ पे, इंक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, decrease. Number of mole per unit volume will decrease. If number of moles per unit volume will decrease, reaction will shift in that direction where number of moles increases. सिर्फ प्रेशर का कंसेप्ट है सेम। व्हेन द इनर्ट गैस इज एडिड एट कांस्टेंट प्रेशर टोटल वॉल्यूम विल इंक्रीज। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, टोटल वॉल्यूम क्या हो जा रही है यहाँ पे, इंक्रीज। इससे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेज। जैसे मैं इसी रिएक्शन में ले लेती हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ इंक्रीज हो रहे हैं, 4 मोल्स बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं रिएक्शन का कांस्टेंट प्रेशर पे ले रही हूँ तो यहाँ पे इस केस में रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल यू हैव SO2 गैस रिएक्टिंग विद O2 फॉर्मिंग SO3। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 मोल्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स। तो मैंने इनर्ट गैस ऐड की एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करने से टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, इंक्रीज, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। और ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स कौन सी है यहाँ पे, इट इज टुवर्ड्स अ बैकवर्ड डायरेक्शन। एक और है वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल सेम है, यहाँ पे 1 + 1 कितने हैं, 2 मोल्स, यहाँ पे कितने हैं, 2 मोल्स। तो अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स हैं, जितने रिएक्टेंट हैं उतने प्रोडक्ट हैं, देन देयर इज नो अफेक्ट of addition of inert gas on the chemical equilibrium. There is no effect of addition of equilibrium gas on inert gas on chemical equilibrium. क्यों? Because number of moles of reactant is equal to number of moles of product. Last is the effect of the catalyst. Catalyst क्या चीज़ है, जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि कैटलिस्ट हैज़ नो अफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता है। इट ओनली इंक्रीजेज द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है ऑफ द एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट। तो this is the various factors which affect the equilibrium state, and this is all about the Lee-Chatelier principle. Thank you.